टाइट्रेशन, अरे हाँ सर आता है हमें। टाइट्रेशन में क्या है, एक तो ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट में टाइट्रेंट फिल होता है, नीचे एनालाइट सॉल्यूशन होता है। एनालाइट सॉल्यूशन में हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। जैसे जैसे हम टाइट्रेंट को ऐड करते हैं एनालाइट का सॉल्यूशन न्यूट्रल होता जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब एनालाइट का सॉल्यूशन पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है, फिर अगली जो ड्रॉप आती है टाइट्रेंट की, वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करती है और अपना एंड पॉइंट शो करती है, कलर चेंज करती है, टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। खुश हो गए तुम? यही सुनाना था ना तुम्हें, पर टॉपिक का पूरा नाम तो सुन लो। मैंने बोलना था टाइट्रेशन कर्व, पर आप तो टाइट्रेशन लेकर शुरू हो गए कि हाँ सर आता है, 2 लेक्चर से पढ़ रहे टाइट्रेशन तो। और अभी जो मैंने बोला, अगर वो किसी को नहीं भी याद हो ना कि टाइट्रेशन होता क्या है, तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। डबल समझेंगे, ट्रिपल समझेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है टाइट्रेशन कर्व। कर्व पढ़ने वाले हैं, ग्राफ पढ़ने वाले हैं। और टाइट्रेशन कर्व को हम न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स भी कहते हैं। तो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 का है लेक्चर नंबर 3, जहां पर देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व। कर्व का मतलब सीधा सा है ग्राफ। और अगर ग्राफ बनेगा तो एक तो होगा एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ होगा, वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ होगा, उस अकॉर्डिंग यहां पर ग्राफ बनेगा। तो हमें देखना है न्यूट्रलाइजेशन कर्व, और वी कैन से टाइट्रेशन कर्व। मुझे पता है टाइट्रेशन आप सभी को आता है, जिसको नहीं आता थोड़ा सा सुन लो, 2 मिनट ध्यान से सुन लेना, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, देखो टाइट्रेशन में कुछ नहीं होता, एक तो हम ब्यूरेट लेते हैं, ये आपका ब्यूरेट है। ठीक है, इस ब्यूरेट में टाइट्रेंट होता है, ये आपका टाइट्रेंट है। नीचे एनालाइट सॉल्यूशन होता है जिसमें इंडिकेटर भी होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है NaOH जो कि एक बेस है, मान लीजिए नीचे है HCl जो कि एक एसिड है। अब जैसे जैसे हम बेस को ऐड करते जाएंगे, नीचे का जो HCl है वो न्यूट्रल होता जाएगा, न्यूट्रल होता जाएगा, न्यूट्रल होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये बेस एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, धीरे धीरे हम बेस डालते जा रहे हैं, तो ये बेस क्या कर रहा है, इस एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रल कर रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब NaOH के मोल और HCl के मोल जो है बराबर हो जाएंगे, न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। फिर अगली जो ड्रॉप गिरेगी, वो ड्रॉप HCl के साथ तो रिएक्ट करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि HCl तो खत्म हो गया, न्यूट्रल हो चुका है। तो ये NaOH की अगली ड्रॉप इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगी। और सपोज करो इंडिकेटर है फिनोप्थेलिन, तो फिनोप्थेलिन जो इंडिकेटर है, जब वो NaOH बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो पिंक कलर देता है। तो आपका यहाँ पर पिंक कलर आने लग जाएगा, मतलब कि आपकी टाइट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ चुका है। और ये सारी बातें आपको पता है, बहुत बेसिक सी बात है। अभी आपको क्या देखना है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स, और वी कैन से टाइट्रेशन कर्व। अब नाम से पता लग रहा है टाइट्रेशन कर्व देखना है ना, टाइट्रेशन कर्व भी कहते हैं। तो टाइट्रेशन कर्व देखना है, तो टाइट्रेशन किस किस के बीच में होगा? अरे सर आपने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन में कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है उसके बीच में टाइट्रेशन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है उसके बीच में टाइट्रेशन होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है उसके बीच में टाइट्रेशन होगा। वीक एसिड है, वीक बेस है, उसके बीच में टाइट्रेशन होगा। तो ये 4 तरह से टाइट्रेशन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। ठीक है, ये 4 तरह के टाइट्रेशन होते हैं। इन्हीं टाइट्रेशन को ग्राफ से समझना है। ठीक है, उसी को हम कह रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व, और वी कैन से टाइट्रेशन कर्व। अब इनको ध्यान से समझते जाना। देखो कर्व बनाना है मतलब कि कोई ग्राफ बनाना है, और अगर ग्राफ बनाना है तो एक तो चाहिए x जो जा चुकी है, जो तुम्हारी x है वो चाहिए, है ना। एक चाहिए y एक्सिस, तो एक तो चाहिए x एक्सिस, एक चाहिए y एक्सिस। कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है, कोई भी ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट करना है, तो मुझे चाहिए, एक तो चाहिए x एक्सिस, एक चाहिए y एक्सिस। एक्स एक्सिस पे होता है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। जैसा कि मैंने आपको बोला, हम ऊपर से टाइट्रेंट ऐड करते हैं, है ना। ये देखो यहां से ऊपर से टाइट्रेंट ऐड करते हैं नीचे एनालाइट सॉल्यूशन में। तो यहां पर जो टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं ना, वो है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो टाइट्रेंट जो ऐड कर रहे हैं वो कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। और यहां पर जो एनालाइट के सॉल्यूशन के अंदर चेंजेस आते हैं वो आएगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा,
एक्स एक्सिस पे आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और वाई एक्सिस पे आएगा आपका एनालाइट सॉल्यूशन। चलिए सर ठीक है, आपने बोला न्यूट्रलाइजेशन कर्व, आपने बोला टाइट्रेशन कर्व, आपने बोला कि एक चाहिए एक्स एक्सिस एक चाहिए वाई एक्सिस, आपने बोला कि एक्स एक्सिस पे आएगा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जो भी हम टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे आएगा एनालाइट सॉल्यूशन, ये आपका एनालाइट सॉल्यूशन। पर सर एक बात बताइए, ये टाइट्रेशन कर्व, ये न्यूट्रलाइजेशन कर्व इंडिकेशन क्या देते हैं, क्या पता लगता है इनसे हमें? तो ध्यान से सुनना, आपके पास जो एनालाइट का सॉल्यूशन है ना, सपोज ये आपके पास एनालाइट का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपके पास एनालाइट का सॉल्यूशन है। तो जैसे जैसे यहाँ पर ऊपर से टाइट्रेंट ऐड होता है ना, तो इस सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैसे चेंज हो रहा है, इस सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैसे चेंज हो रहा है, क्या ये सॉल्यूशन एसिडिक है, क्या ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो चुका है, क्या ये सॉल्यूशन बेसिक होने वाला है, तो इस सॉल्यूशन का पीएच किस तरह से चेंज हो रहा है टाइट्रेंट को ऐड करने पर, वो हमें पता लगता है न्यूट्रलाइजेशन कर्व से। ठीक है, इस सॉल्यूशन का पीएच, जो भी हमारा एनालाइट का सॉल्यूशन है, एनालाइट सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का पीएच टाइट्रेंट को ऐड करने पर किस तरह से चेंज हो रहा है, उसको हम ग्राफ की मदद से समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो भी ग्राफ आएगा, जो भी कर्व ऑब्टेंड होगा, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की टाइट्रेशन हो रही है। मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है, वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन है, तो 4 तरह की टाइट्रेशन में 4 अलग अलग तरह के ग्राफ आपको मिलेंगे, डिपेंड करता है कि किस तरह की टाइट्रेशन हो रही है ना? क्लियर हो गया आपको? तो एक्स एक्सिस पे हो गया वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, वाई एक्सिस पे हो गया एनालाइट सॉल्यूशन, और शेप ऑफ कर्व डिपेंड करता है कि किस तरह की टाइट्रेशन हो रही है। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व है, ये जो टाइट्रेशन कर्व है, इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो एनालाइट सॉल्यूशन है वो अभी किस पीएच पर है। देखो यहां पर लिखा है न्यूट्रलाइजेशन कर्व शो द सॉल्यूशंस पीएच ड्यूरिंग एसिड बेस टाइट्रेशन। जब कभी भी टाइट्रेशन चल रहा है, टाइट्रेशन चालू है, टाइट्रेंट जो है एनालाइट सॉल्यूशन में ऐड हो रहा है, तो ड्यूरिंग द टाइट्रेशन अगर आपको एनालाइट सॉल्यूशन का पीएच पता करना है कि किस कंडीशन में वो है, क्या वो न्यूट्रल होने वाला है, क्या वो बेसिक होने वाला है, क्या वो हाईली एसिडिक है, अगर आपको ड्यूरिंग द टाइट्रेशन एनालाइट सॉल्यूशन का पता करना है, तो वो आप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन कर्व, न्यूट्रलाइजेशन कर्व। उसके ग्राफ से मदद से हमें पता लग जाएगा कि किस तरह का कंडीशन अभी एनालाइट सॉल्यूशन में चल रहा है। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब ध्यान से सुनिएगा, एसिड है मतलब कि HCl, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस्ट एग्जांपल है HCl और स्ट्रॉन्ग बेस का बेस्ट एग्जांपल है NaOH। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ही इजी टाइट्रेशन है। देखो कोई सा भी टाइट्रेशन आप कर्व बनाओ या न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनाओ, उसमें 4 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? 4 पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये आपका क्या है? एनालाइट का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एनालाइट का सॉल्यूशन का हमें ग्राफ में देखना है कि क्या क्या पीएच चेंज हो रहा है। तो अभी यहां पर मैंने HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? HCl, और ऊपर से मैं क्या डालूंगा? NaOH। तो हमें क्या कराना है? टाइट्रेशन कराना है। टाइट्रेशन कराना है मतलब एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, क्योंकि इन दोनों का टाइट्रेशन कराना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मैंने एग्जांपल ले लिया HCl, यहां पर मैंने लिख दिया एनालाइट के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, तो मैंने ऊपर टाइट्रेंट में ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड भी आ गया जो कि है HCl, और ऊपर स्ट्रॉन्ग बेस भी आ गया जो कि है NaOH। ठीक है सर, अभी तक सब कुछ क्लियर है। अब देखो नीचे क्या है? सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पर पानी भी है। तो यहाँ पर पानी है, पानी के साथ हमने क्या डाल दिया? HCl डाल दिया। अब एक बात बताओ, HCl एक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड क्या होता है? सर एसिड तो वही होता है जो H+ दे दे, तो HCl क्या करेगा? यहां से H+ देगा। तो जैसे ही HCl ने H+ रिलीज किया, ये H+ आएगा पानी के पास। किसके पास आएगा? पानी के पास, पानी के मॉलिक्यूल के पास। तो पहले ये H2O था, अब एक हाइड्रोजन और आ गया, तो H3O, और प्लस की फॉर्म में आया, तो अब बनेगा H3O+। तो यहां पर अब क्या बन रहा है? H3O+। बहुत ही सिंपल है, पानी था उसमें HCl डाला, तो पानी और HCl ने रिएक्शन करा। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि H+ रिलीज करेगा। तो जैसे ही HCl ने H+ रिलीज किया, ये H+ जो है पानी के मॉलिक्यूल के पास गया और बन गया H3O+, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन।
और यहाँ से ये H प्लस जाने के बाद ये बेचारा Cl अकेला रह गया, तो Cl आ गया माइनस की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं H2O प्लस HCl H3O प्लस बना और साथ में Cl माइनस बनता है। ठीक है, चलिए सर, बहुत इजी रिएक्शन थी, आगे चलिए। ये तो हमें क्लियर हो गया। ये एनालाइट के सॉल्यूशन के अंदर की बात चल रही है। अभी ऊपर क्या है, हमारा टाइट्रेंट है। चलिए सर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा। पर रिएक्शन तो स्टार्ट कर दूंगा मैं, पर एक बात बताइए, ये हम कर क्यों रहे हैं? अरे सर किसी बातें करते हो आप, हैं? न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनाना है ना, टाइट्रेशन कर्व बनाना है। और टाइट्रेशन कर्व का मतलब ही क्या है कि हमारे एनालाइट के सॉल्यूशन का पीएच हमें पता करना है कि ये किस पीएच पे है। तो चलो एक ग्राफ बना के देखते हैं पहले। हाँ थोड़ा सा, एक सेकेंड इधर आओ मेरे साथ। देखो ये ग्राफ आपको विजिबल है ना? अभी यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आपका एक्स एक्सिस है या नहीं? ये आपका एक्स एक्सिस है, जहां पर यहाँ लिखा है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड। फिर ये आपका वाई एक्सिस है, जहां पर आपको लिखा है पीएच ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन, एनालाइट सॉल्यूशन का पीएच। ये मैंने आपको बोला था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 लिखा हुआ है, यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। कोई मुझे बताएगा कि 2 से ही क्यों हो रहा, 4 से क्यों नहीं हो रहा, नीचे से क्यों नहीं हो रहा, 2 से ही क्यों हो रहा है? अब ध्यान से सुनिएगा, केस कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। यही केस है ना हमारा, इसी में टाइट्रेशन करा रहे हैं। अब एक बात बताइए, नीचे एनालाइट का जो सॉल्यूशन था वहां पर क्या था? अरे सर वहां पर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, है ना? वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। वो बात अलग है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन पानी के साथ हुई तो हाइड्रोनियम आयन बना था, वो सब बात हमें पता है। पर नीचे क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। और ये ग्राफ हम किस बेसिस पे बना रहे हैं कि जो हमारा एनालाइट का सॉल्यूशन है उसके पीएच क्या है, उसके पीएच के बेसिस पे। तो सपोज करो कि अभी तो हमारे पास एनालाइट का सॉल्यूशन है और वो बहुत एसिडिक है। कैसा है? बहुत ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि उसमें HCl है और अभी तक कोई भी NaOH ऐड होना शुरू नहीं हुआ। तो शुरू में जब ग्राफ स्टार्ट होगा ना, तो कंडीशन देखो कैसी है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो ग्राफ स्टार्ट होगा 0 के आसपास से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको पीएच स्केल तो पता ही होगा। अगर आपको पीएच स्केल पता है तो आपको पता होना चाहिए 7 न्यूट्रल होता है, 0 हाईली एसिडिक होता है और 14 जो है हाईली बेसिक होता है। अभी यहां पर आपको दिख रहा है कि एनालाइट का सॉल्यूशन कैसा है? हाईली एसिडिक है, क्योंकि यहां पर HCl है और हमें ग्राफ में एनालाइट के सॉल्यूशन के पीएच के बारे में ही बताना है। तो आप कह सकते हो हाईली एसिडिक मतलब 0 के आसपास से ग्राफ शुरू होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो ग्राफ शुरू हुआ है वो 2 से या 2 के भी नीचे से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो हमें यहाँ पर 4 पॉइंट बनाने हैं। तो सबसे पहले आप बोलना एट पॉइंट 1, जब हमने टाइट्रेशन स्टार्ट ही करी है, अभी सब कुछ अरेंज किया है, तो जब पॉइंट 1 चल रहा है तो उसमें हमने क्या लिखा है? नो NaOH एडेड येट। अभी तक हमने किसी भी NaOH को ऐड नहीं किया। अभी हम एनालाइट के सॉल्यूशन को देख रहे हैं। एनालाइट का सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है, तो ग्राफ हमने नीचे से शुरू किया, 2 के आसपास से शुरू किया, क्योंकि हाईली एसिडिक है ना एनालाइट का सॉल्यूशन अभी। तो अभी तक हमने कोई भी NaOH ऐड नहीं करा। और पॉइंट 1 में ही ये लिखना कि मान लो कि NaOH की 2-4 बूंदे ऐड करना शुरू भी कर दी आपने, तो क्या होगा? ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक है भाई, 2-4 बूंदों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अभी तक पीएच वहां की वहीं रहेगी। तो ध्यान से सुनो क्या लिखना है पॉइंट 1 में। नो NaOH इज एडेड येट। अभी तक हमने कोई NaOH ऐड नहीं करा, पर अगर हम 2-4 बूंदे ऐड कर भी देते हैं, अगर हम स्टार्ट कर देते हैं ऐड करना NaOH को ड्रॉप वाइज, तो भी सॉल्यूशन एसिडिक ही रहेगा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा H3O प्लस बन चुका है, बहुत ज्यादा बन चुका है। तो यहाँ पे लिखा है प्री डोमिनेंस है H प्लस आयन का। H प्लस आयन बहुत है, H3O प्लस बहुत है, HCl ने H प्लस बहुत रिलीज किए, सब कुछ बढ़िया है। नीचे बहुत ही ज्यादा एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक इन्वायरमेंट है। तो अगर आपने ऐड नहीं किया तो भी एसिडिक है, और अगर आपने ऐड करना शुरू कर दिया और 2-4 बूंद ही गई है तो भी एसिडिक ही रहेगा। तो ये पॉइंट 1 है। और ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? एनालाइट का सॉल्यूशन एसिडिक है तो ग्राफ हो रहा है 2 के आसपास से। क्यों? क्योंकि हाईली एसिडिक पीएच है ये। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से सुनो, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कह रहा मेरी इज्जत है कि नहीं भाई, मैं भी स्ट्रॉन्ग बेस हूं। फिर ये धीरे धीरे ऐड होना स्टार्ट हो गया, ऐड होना स्टार्ट हो गया, ऐड होना स्टार्ट हो गया। तो जो नीचे HCl था वो स्ट्रॉन्ग था, ऊपर जो NaOH है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो NaOH ऐड होना शुरू हो गया। बेचारा HCl धीरे धीरे न्यूट्रल 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 होना शुरू हो गया। एक टाइम ऐसा आने वाला है जब ये NaOH आता जाएगा ना, तो ये HCl न्यूट्रल हो जाएगा। आपको पता है टाइट्रेशन में एक ऐसा पॉइंट आना ही वाला होता है कि NaOH ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो नीचे का HCl जो है न्यूट्रल होने ही वाला होता है।
तो मान लीजिए पॉइंट 2 वो है जस्ट बिफोर द न्यूट्रलाइजेशन, मतलब हमारा एनालाइट का सॉल्यूशन न्यूट्रल होने ही वाला है। उस न्यूट्रल होने से पहले की कंडीशन को, जैसे मान लीजिए अभी तक तो इसकी पीएच 2 थी, बहुत ज्यादा एसिडिक था, पर जैसे जैसे बेस ऐड करते गए इसकी पीएच 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, है ना, 6 हुई, अभी ये न्यूट्रल होने ही वाला है, 7 पे आने ही वाला है। तो न्यूट्रल होने से जस्ट पहले की कंडीशन हो गई पॉइंट 2। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये 4-5 के बीच में दूसरा पॉइंट दिखा रखा है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल होने से जस्ट पहले की कंडीशन है। पहली कंडीशन थी एसिडिक मीडियम वाली, फिर NaOH ऐड करते गए, फिर आई न्यूट्रल होने से जस्ट पहले की कंडीशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब क्या होगा, अब न्यूट्रल होने वाला है। अब क्या होने वाला है? न्यूट्रल होने वाला है। अब एक बात बताइए, एक तरफ है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक तरफ है स्ट्रॉन्ग बेस। मान लीजिए मैं हूं स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उधर से मैं ही हूं स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। जब मैं भी स्ट्रॉन्ग हूं, सामने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे और न्यूट्रल एक बराबर पीएच पे होंगे जिसका नाम है 7। ये देखो 7 न्यूट्रल पीएच है ना। तो जो थर्ड पॉइंट आएगा ग्राफ में वो आएगा 7वें नंबर पे। आप देख सकते हैं ये बीच में कहीं 7वां नंबर होगा, इस पर थर्ड पॉइंट आ रहा है ग्राफ में। तो इस तरह से आपको ग्राफ समझना है। सबसे पहले क्या था? एसिडिक इन्वायरमेंट था एनालाइट का सॉल्यूशन, तो एसिडिक लिख दिया। फिर धीरे धीरे वो न्यूट्रल की तरफ बढ़ा तो पॉइंट 2 कर दिया। फिर वो एक पॉइंट पे आके न्यूट्रल हो गया तो उसको पॉइंट 3 कर दिया, जिसको 7 पे दिखा रखा है। 7 पे क्यों दिखा रखा है? क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्ग, मैं भी स्ट्रॉन्ग, दोनों बराबर की टक्कर, बराबर लड़ेंगे और बराबर खत्म हो जाएंगे एकदम 7 पे। उसके बाद मान लीजिए अगर ये न्यूट्रल हो गया, ये जो एनालाइट का सॉल्यूशन है ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया, फिर भी अगर मैं बेस ऐड करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा तो ये सॉल्यूशन अब कैसा हो जाएगा? ये सॉल्यूशन अब बेसिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल हो चुका है। और फिर भी अगर मैं NaOH ऐड करता जाऊंगा तो ये कैसा होने वाला है? बेसिक होने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन यहां से बेसिक होना स्टार्ट हो गया। 7 के बाद आप देख सकते हैं 8, 9, 10, 11, 12 तक ये पहुंच गया और ये न्यूट्रल का साइन आ गया 4th पॉइंट। तो इस तरह से 4 पॉइंट में आपको किसी भी टाइट्रेशन कर्व और न्यूट्रलाइजेशन कर्व को एक्सप्लेन करना होता है। आप देख सकते हैं पॉइंट 3 कौन सा पॉइंट होता है? जहां पर जो आपके HCl के मोल है और जो आपके NaOH के मोल है वो बराबर हो जाते हैं, न्यूट्रल पॉइंट आ जाता है। और न्यूट्रल पॉइंट को न्यूट्रलाइजेशन कर्व नाम से पता लग रहा है, न्यूट्रल पॉइंट आने वाला है। और इसी पॉइंट को, जहां पर न्यूट्रल होता है सब कुछ, इस पॉइंट को कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट। तो जो थर्ड पॉइंट होता है हर ग्राफ का वो कैसा होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट वाला ग्राफ होता है, वो वाला पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ का थर्ड पॉइंट जो है ये इक्विवेलेंस पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से काम हो रहा है। फिर पॉइंट 4, अगर आप NaOH कंटिन्यू ऐड करते रहेंगे तो ग्राफ आपका जो है बेसिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एनालाइट का सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो एनालाइट के सॉल्यूशन पे ही डिपेंड करता है ग्राफ, इसके पीएच पे ही डिपेंड करता है ग्राफ। ठीक है सर, बड़ा अच्छा लगा, बड़े मजे आए। पर सर एक बात बताइए, ये तो बहुत ही नॉर्मल केस हो गया ना सर, क्योंकि आपने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों लड़ रहे हैं। अब मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी आ जाए सर, मान लीजिए सर, मान लीजिए कि एक कंडीशन ऐसी आ जाए जब वीक एसिड आ जाए। अब आप फंस गए सर, वीक एसिड आ गया और वीक एसिड और इधर तो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब क्या करोगे सर? तो ध्यान से सुनना, एसिड कौन सा है? वीक एसिड। वीक एसिड का मतलब जैसे मान लीजिए एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड जो है एक वीक एसिड का एग्जांपल है। ठीक है, हमने ले लिया एसिटिक एसिड, CH3COOH इज अ एसिटिक एसिड, इट इज अ वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड। ओके, और स्ट्रॉन्ग बेस हमारा NaOH है ही सही, तो हमने ले लिया NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है सर, वीक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब टाइट्रेशन कराएंगे, तो टाइट्रेशन में आपको पता ही है, आप ले लीजिए एसिड को नीचे CH3COOH, ये आपका एसिड हो गया नीचे एनालाइट सॉल्यूशन, और ऊपर आप ले लीजिए NaOH, यहां पर आप क्या लेंगे? NaOH। ये जो टाइट्रेंट है ये क्या है आपका? NaOH हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? धीरे धीरे इस टाइट्रेंट को इस एनालाइट के सॉल्यूशन में ऐड करना है, वही वाली कहानी है। पर यहां पर एक ही दिक्कत आएगी और वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझनी पड़ेगी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो मजा आ जाएगा। अब ध्यान से सुनते जाओ। देखो हमने क्या देखना है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का एग्जांपल क्या है? CH3COOH। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल क्या है? NaOH। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखना, जो भी वीक एसिड होता है ना, वीक एसिड, उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है ना वो स्ट्रॉन्ग बनता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर यहां पे
वीक बेस होता तो वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड बनता ना वो स्ट्रॉन्ग बनता, मतलब उल्टा करना है आपको। ये दो लाइन आपको याद रखनी है कि अगर वीक एसिड है, अगर आपके पास वीक एसिड है तो अगर उसका कॉन्जुगेट बेस आप बनाओगे तो स्ट्रॉन्ग वाला बनेगा। अब अगर आपको नहीं पता कि कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, तो एक बार को वो भी मेरा ही काम है समझाना, क्योंकि मैंने वैसे तो पहले समझा रखा है, फिर भी समझ लो एक बार। देखो ये H2O है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ और मैं आपसे बोलूं कि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना। H2O में अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो एक H प्लस को ऐड कर दो, बस इतना सा करना। और अगर H2O का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H प्लस को हटा दो, माइनस कर दो, माइनस H प्लस, बस। अब जैसे मान लीजिए H2O का कॉन्जुगेट एसिड बनाना था तो मैंने क्या बोला, H प्लस को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा H3O प्लस, तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया H2O का। और मान लीजिए H2O का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो मैंने क्या बोला था, H प्लस को हटा दो, तो जब यहाँ से H प्लस जाएगा तो क्या बचेगा, OH माइनस। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया किसी सब्सटेंस का। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है सर, ये बात तो क्लियर होगी कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है। और ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई आपके पास वीक एसिड है, अगर कोई वीक एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना, क्योंकि एसिड का क्या बनेगा, बेस ही बनेगा। तो अगर कोई वीक एसिड है, वीक कमजोर, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है। और अगर वहीं कोई वीक बेस है तो बेस से क्या बनने वाला है, कॉन्जुगेट एसिड बनने वाला है, पर कैसा बनेगा, वीक है तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। जस्ट अपोजिट कर देना, अगर कोई भी वीक बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग बनेगा, अगर कोई वीक एसिड है तो क्या बनने वाला है, बेस बनने वाला है। कौन सा बेस बनने वाला है, कॉन्जुगेट बेस बनने वाला है। पर एसिड कैसा है, वीक, तो कैसा बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनने वाला है। क्लियर? ये बातें आपको याद रखनी है। सर एक बात बताइए, अच्छी खासी टाइट्रेशन चल रही थी, क्यों कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का कंसेप्ट घुसा रहे हो सर, क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छी खासी टाइट्रेशन चल रही है, टाइट्रेशन करवाओ ना सर। चलो मैं बताता हूँ। मैंने आपको बोला कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है। वीक एसिड जैसे कि CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH। अब ध्यान से सुनना, कहानी में ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। ये जो आपका वीक एसिड है ना, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, देखो कहीं ना कहीं ऊपर NaOH है, नीचे CH3COOH है, तो जैसे जैसे NaOH ऐड होता जाएगा वो CH3COOH से रिएक्शन करेगा ही सही। तो यहाँ पर वही रिएक्शन दिखा रखी है, NaOH की CH3COOH के साथ रिएक्शन। तो जब कभी भी ये रिएक्शन होगी तो ये क्या है, CH3COOH वीक एसिड है, एसिड तो है ना, तो H प्लस तो रिलीज करेगा। तो यहां से जब H प्लस जाएगा तो क्या बच जाएगा, CH3COO नेगेटिव, यही बचेगा। ध्यान से देखो, CH3COO नेगेटिव बचेगा जब H प्लस यहां से गया। और यहां पर ये बेस है तो क्या देगा, OH माइनस देगा, देगा नहीं देगा। तो यहां से क्या बचेगा, Na प्लस बचेगा। अगर कोई NaOH है तो NaOH जब टूटेगा तो Na प्लस और OH माइनस में ही टूटेगा ना भाइयों, ऐसे ही टूटेगा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है सर, ऐसे ही टूटेगा, आपने बोला ऐसे ही टूटेगा। और ये एसिड है तो कैसे टूटेगा, H प्लस जाएगा इसमें से, बाकी ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है सर, अब रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान से देखना। CH3COO नेगेटिव फॉर्म में, Na पॉजिटिव फॉर्म में, तो जोड़ दो CH3COO Na। और यहां पर H प्लस जो है पॉजिटिव फॉर्म में, OH माइनस फॉर्म में, तो H2O बन जाएगा प्लस H2O। मतलब कुछ भी नहीं है, रिएक्शन कर दी और कुछ भी नहीं करा, बहुत इजी रिएक्शन थे। ठीक है, तोड़ तुड़ा के जोड़ दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये CH3CO जो है इस Na के साथ आ गया, CH3COO Na। और ये जो हाइड्रोजन है और ये जो OH है, ये दोनों मिलकर पानी बना लेंगे यहाँ पे। इस तरह से रिएक्शन होगी। अब ये जो CH3COO Na बना, ये फर्दर डिसोसिएट होगा, टूटेगा। तो जब ये टूटेगा तो CH3COO नेगेटिव में टूटेगा और Na अपना पॉजिटिव में अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में अलग हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था ये है वीक एसिड, क्या है, वीक एसिड। और मैंने आपको बोला था कि अगर आपको किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता था सर, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए तो H प्लस को निकालना पड़ता था। तो यहां से H प्लस को निकालो। ठीक है सर, निकालते हैं। आपने बोला कॉन्जुगेट बेस बनाना, बना देंगे। आपने बोला इसमें से H प्लस को निकालना है, H प्लस को निकाल देंगे, ये जो H प्लस है इसको निकाल देंगे। तो जब H प्लस को निकालेंगे तो क्या बचेगा, CH3COO नेगेटिव, यही बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल आंसर भी हमारा यही आ रहा है जो हमने रिएक्शन करने के बाद निकाला। और आपको पता है कि अगर ये वीक एसिड है तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा।
ठीक है सर, पर एक बात बताइए सर, क्यों इतनी मगजमारी कर रहे हो सर? क्यों स्ट्रॉन्ग वीक वीक स्ट्रॉन्ग कर रहे हो सर? क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कुछ भी नहीं है, देखो मैं समझाता हूँ अभी, है ना? अब चलो इसको तो हटाते हैं यहाँ से, यहीं पे समझाता हूँ। इसको हटा दो थोड़ा सा, भाई साहब थोड़ा सा आप ना, हाँ आप बड़े अच्छे लग रहे हो मेरे को, आप थोड़ा इधर आ जाओ। थैंक यू। और अभी हम यहाँ पे ग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं, टाइट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो टाइट्रेशन को ध्यान से सुनना। चलो पहले टाइट्रेशन करते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है? टाइट्रेंट है, जो कि क्या है? NaOH है। यहाँ पर आपके पास क्या है? एनालाइट सॉल्यूशन है, जिसमें क्या है? आपका CH3COOH है, जो कि एक वीक एसिड है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनाएगा। अब जैसे जैसे यहाँ से NaOH ऐड होगा ना, तो NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है बेचारा, और नीचे वाला कैसा है? वीक एसिड है बेचारा। तो एक बात बताओ, लड़ाई कैसी होगी यहाँ पे? एक तरफ तो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, एक तरफ वीक एसिड वीक एसिड कौन सा? CH3COOH। तो बताओ कौन जीतेगा? अरे सर पूछना क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस जीतेगा, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग बेस जीतेगा। तो यहां पर जब ग्राफ ड्रॉ होगा ना, तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए मैं ग्राफ ड्रॉ भी करता हूं ना, तो ग्राफ जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 इस तरह से पीएच लिखा है यहाँ पे, है ना, और ये वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट वगैरह है। तो अब ध्यान से देखना, ये पीएच ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन है, ये वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट एडेड है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ग्राफ कैसे बनेगा? आपका एसिड कौन सा है? सर वीक एसिड है। और आपके एनालाइट में सॉल्यूशन में क्या है? सर वीक एसिड ही है। और अगर एसिड वीक है तो क्या मैं 2 से स्टार्ट करूं? नहीं सर, आपने बोला था कि जो आपका पीएच स्केल है उसमें 7 तो न्यूट्रल होता है, 14 हाईली बेसिक होता है, 0 हाईली एसिडिक होता है। पर आप तो बोल रहे वीक एसिड है, तो मतलब यहीं कहीं आएगा, 4 5 के पास में आएगा, क्योंकि वीक एसिड है। तो ग्राफ है ना यहां से शुरू होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि वीक एसिड है, वीक एसिड है ना भाइयों। उसके बाद अब यहां पर जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो भी थोड़ा बेसिक मीडियम में आएगा। क्यों सर बेसिक मीडियम में क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर NaOH का पलड़ा भारी है। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, जिसका पलड़ा भारी होगा मतलब कि जो डोमिनेंसी शो करेगा, उसी की तरफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, और वी कैन से न्यूट्रल पॉइंट, और वी कैन से इक्विवेलेंस पॉइंट शिफ्ट करेगा। इससे पहले की कंडीशन थी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों बराबर थे, तो न्यूट्रल पॉइंट 7 पे आ रहा था। पर यहां पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो किसकी तरफ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट? इक्विवेलेंस पॉइंट स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ। तो यहां पर जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, वो कहीं ना कहीं 7 के ऊपर आएगा। ये 7 है तो 7 के ऊपर आएगा, 8 के आसपास आएगा, 9 के आसपास आएगा, पर 7 के ऊपर आएगा। तो ये बात हमेशा बांध के रख लो कि एनालाइट के सॉल्यूशन से ही ग्राफ बनेगा। अब यहां पर एनालाइट का सॉल्यूशन शुरू में वीक एसिड है ना, तो हमने ग्राफ देखो ऊपर से शुरू किया, 4 के आसपास से शुरू किया, क्योंकि वीक एसिड है। फिर यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ग्राफ को थोड़ा ऊपर जाके शिफ्ट करवा दिया, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट ऊपर आएगा, 7 के भी पार आएगा, बेसिक साइड में आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। दिखाता हूं, दिखाता हूं और समझाता हूं। देखो ध्यान से देखना, आप देख सकते हैं ये 2 में तो नहीं आ रहा ग्राफ, है ना, और मतलब बीच में आ रहा है कहीं, क्योंकि वीक एसिड है। ठीक है, उसके बाद ये आपका सेकंड पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट का मतलब याद है ना आपको, कि न्यूट्रल होने से जस्ट पहले का पॉइंट। तो ये देखो ये 6 के आसपास आ रहा है, न्यूट्रल होने से जस्ट पहले का पॉइंट। फिर न्यूट्रल पॉइंट कहां पर आएगा? 7 के भी बाद आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट जो है 9 पर आ रहा है ना, 7 के बाद आ रहा है। वरना पहले वाली कंडीशन में दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो 7 पे न्यूट्रल आ रहा था, पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कहां पर आएगा न्यूट्रल? 7 के बाद आएगा, बेस की तरफ आएगा। फिर कंटिन्यू ऐड करते जाओगे तो ये ग्राफ बनेगा। अब जो मैं इतनी देर से परेशान हो रहा था, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, उसका कंसेप्ट समझाता हूं। और अभी तो मैंने ये बोल दिया कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी तरफ ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, पर लॉजिकली कैसे शिफ्ट हो रहा है वो देख लो। यहां पर समझ जाओगे, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे इस रिएक्शन में। देखो आपके पास ये जो है CH3COOH, ये वीक एसिड है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो ये बन रहा है, फिर इसको तोड़ रहे थे तो ये बन रहा था, देख लिया था हमने, है ना। फिर इसको उठा लो, ये जो CH3COO नेगेटिव बना है ना, ये क्या है? CH3COO नेगेटिव। इस वीक एसिड का एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बना है CH3COO नेगेटिव। जब इसको मैंने उठाया और ये जब पानी में जा रहा है, ये जब आपके इस सॉल्यूशन में आ रहा है, पानी में आ रहा है, तो ये जो है पानी के साथ रिएक्ट करके बना लेगा CH3COOH, जो कि एक एसिड हो गया, पर एक वीक एसिड हुआ।
और साथ में बन जाएगा OH माइनस, जो कि एक बेस वाला आइडिया है। अब ध्यान से सुनना, देखो रिएक्शन हो रही है, बहुत अच्छी बात है, एसिड और बेस में रिएक्शन हो रही है, सारी रिएक्शन चल रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर यहां पर जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, जो यहां पर न्यूट्रल पॉइंट है, वो 7 के बाद क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि जो नीचे एनालाइट के सॉल्यूशन में रिएक्शन चल रही है ना, उस रिएक्शन के दौरान आप देख सकते हैं कि कितना सारा OH माइनस बन रहा है। और अगर पहले से ही स्ट्रॉन्ग बेस था और उसके बाद OH माइनस भी एनालाइट के सॉल्यूशन में डोमिनेंसी शो कर रहा है, तो भैया बेस की तो वावा हो गई। बेस तो एकदम एकदम चारों तरफ से बेस ही बेस। तो बेचारा एसिड क्या ही करेगा, वो बोलेगा कि यार ठीक है, तुम्हें साथ में न्यूट्रल नहीं चाहिए ना, तुम ऊपर कर लो, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारी डोमिनेंसी है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। इस तरह से ये रीजन है, ये रिएक्शन रीजन है, ये रीजन है, इसलिए इतनी देर से परेशान हो रहा हूं। चलिए सर, नेक्स्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब हमें पता लग गया सर, अगर वीक बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा सर, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, तो जो ग्राफ है वो 2 से ही शुरू होगा, आप देख सकते हैं ग्राफ 2 से ही शुरू होगा, ठीक है सर। अब ये सेकंड पॉइंट क्या होता है? जस्ट बिफोर न्यूट्रलाइजेशन, वो भी हमें पता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस कैसा है? वीक है। ऊपर से ये वीक बेस जो है कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग, मतलब पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, दूसरा कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो दोनों तरफ से एसिड एसिड हो गया। और एसिड एसिड हो गया तो इस तरफ इस बार एसिड का पलड़ा भारी है, तो यहां पर जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा वो 7 से पहले ही आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 7 पे तो न्यूट्रल होता है, 0 पे हाईली एसिडिक होता है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो 6 के आसपास ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एसिडिक में कंट्रोल में है। तो आप देख सकते हैं जो इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है वो 6 से पहले ही आ रहा है। फिर अगर आप डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे तो ये ग्राफ ऐसे आगे बेसिक की तरफ बढ़ता जाएगा, बहुत ईजी है। और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल तो HCl हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक बेस का एग्जाम्पल आपका अमोनिया हो गया, NH3, ठीक है, जिसके ऊपर लॉन पेयर होते हैं। और अगर याद हो किसी को तो ये अमोनिया एक एक्सेप्शन था किसी एसिड बेस थ्योरी का, तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि वो आरेनियस थ्योरी थी या ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी थी, ठीक है, या लुईस बेस का कंसेप्ट था। वैसे मुझे तो पता है, पर तुम्हारी मेमोरी कैपेसिटी चेक कर रहा हूँ। चलो क्लियर हो गया। पॉइंट 1 पता है ना क्या होता है, पॉइंट 2 जस्ट बिफोर न्यूट्रलाइजेशन, पॉइंट 3 जहां पर इक्विवेलेंस आ रहा है, पॉइंट 4 अगर आप डालते जाओगे तो बेसिक की तरफ ग्राफ जाएगा। अब लास्ट ग्राफ है वीक एसिड वीक बेस। देखो इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना, ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, वाई एक्सिस पे क्या होता है, पीएच ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन, पता है ना। उसके बाद यहाँ पर वीक एसिड वीक बेस का एग्जांपल, तो वीक एसिड में हो गया CH3COOH, वीक बेस में हो गया आपका अमोनिया NH3। तो जब भी इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वीक एसिड वीक बेस की, ये एक्वस मीडियम में सही से नहीं हो पाती। इसलिए जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। देखो सीधी सी बात है, ये जो वीक एसिड वीक बेस का ग्राफ है, ये जो कर्व है, इससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस जो है वाटर में सही से अपना रिजल्ट शो नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए आएगी नॉन एक्वस टाइट्रेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका। तो नॉट डन इन एक्वस मीडियम बिकॉज वी डिड नॉट गेट एंड पॉइंट, तो इट विल परफॉर्म इन नॉन एक्वस मीडियम, ठीक है। तो आप सीधा सा ग्राफ याद कर लीजिए, 12 से होता हुआ इस तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 और 8 के बीच में, मतलब न्यूट्रल के पास आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको सीधा ग्राफ याद करना है और कुछ भी नहीं करना, क्लियर है, क्योंकि यहाँ से आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने नहीं वाली इस कर्व से, बस इतना सा। तो ये था टाइट्रेशन कर्व, न्यूट्रलाइजेशन कर्व। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी टॉपिक था। पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 1 मतलब कि एनालाइट का सॉल्यूशन अभी किस कंडीशन में, पॉइंट 2 जस्ट बिफोर द न्यूट्रलाइजेशन, पॉइंट 3 वेयर इक्विवेलेंस पॉइंट हमें मिलेगा, जहां पर हमें इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा, पॉइंट 4 जहां पर अगर हम टाइट्रेंट को कंटिन्यू ऐड करते जाते हैं तो बेसिक मीडियम पे वो शिफ्ट हो जाता है। फिर हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिडिक। और चारों में हमने देखा कि किस तरह से ग्राफ जो है शिफ्ट होता है, और वो ग्राफ जो शिफ्ट होता है वो डिपेंड करता है एनालाइट के सॉल्यूशन के पीएच पर। क्योंकि शुरू से मैं यही बोल रहा हूं कि जिस तरह से एनालाइट का सॉल्यूशन का पीएच होगा, एनालाइट सॉल्यूशन पीएच पे ही डिपेंड कर रहा है कि ग्राफ किस डायरेक्शन में मूव करेगा। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक्स एक्सिस पे होता है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और वाई एक्सिस पे होता है पीएच ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर से क्वेश्चन बनता ही बनता है 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का, इसलिए इसको मैंने बहुत हाईलाइट करके अच्छे से आपको पढ़ाया, ठीक है।
तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पर। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का एक कोर्स मिलेगा। आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, व्हाट्सएप चैनल से, इंस्टाग्राम से, ताकि आपको मीम्स और अपडेट्स मिलती रही फार्मेसी से रिलेटेड, और आपकी फार्मेसी की जर्नी को हम बहुत ही आसान बना दें। चलिए, तो सभी की लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप हर प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर सकते हैं डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।